नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस जो असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का पेपर 30 SSB ने 2019 में कराया था, इसका मैंने 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही एलेबोरेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का मैंने बनाया हुआ था उसको एक्सप्लेन किया था। बाकी के 80 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताऊँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। और बाकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा 100 में से, और बाकी अलग पेपर के भी शॉर्ट लिस्ट करूँगा जो बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट होगा वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, इन सब के लिए, इवन मैट्रन और हाउस फादर के लिए। तो उसको मैं ज़्यादा फोकस करके एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, विच आर दोज ग्रुप हुज मेंबर्स हैव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेटस ग्रुप, यानी वह कौन से समूह हैं जिनके सदस्य विभिन्न स्थिति समूहों के सदस्य होते हैं। तो उन्हें हॉरिजेंटल ग्रुप कहते हैं। एक्चुअली हॉरिजेंटल मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको क्षैतिज बोला जाता है, समानांतर समूह भी कह सकते हो। और वर्टिकल ये होता है वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजेंटल, मतलब इस समूह का भी सदस्य, इस समूह का भी सदस्य, इस समूह का भी सदस्य, इस समूह का भी सदस्य। तो देखा जाए तो ये क्या हो गया, समानांतर हो गया। तो ऐसे समूह को समानांतर समूह यानी हॉरिजेंटल ग्रुप्स बोलते हैं जो कई समूहों के सदस्य होते हैं। रेफरेंस ग्रुप वो होता है जिससे हम किसी की तुलना करते हैं। जैसे हमने कहा कि जो ग्रुप बी है वो ग्रुप ए से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब यहाँ पे हमने तुलना किया, तो रेफरेंस किसका दिया, ग्रुप बी का दिया। तो जब ग्रुप बी का रेफरेंस दिया तो इट मीन्स कि ग्रुप बी इज़ मोर मोर प्रोग्रेसिव, मोर क्वालिटेटिव देन ग्रुप ए, तो ये रेफरेंस हो गया। वर्टिकल जो हमने आपको बताया ऊर्ध्वाधर समूह, मतलब जहाँ पे जो आपने देखा होगा जो रिजर्वेशन की लिस्ट आती है उसमें एक होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, द रिसर्च विच मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एक्शन प्रोग्राम इज टर्म्ड एज, यानी किसे क्रिया कार्यक्रम की प्रभावकारिता को मापने वाला अनुसंधान कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं इवेल्युएशन रिसर्च। उसके बाद में है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज नॉट कम अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा रूप संभावना यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें इक्वल चांस होता है सभी रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट होने का, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कुछ कुछ ही लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसको हम पर्पजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जो नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो इसमें क्लस्टर जो है ये क्या आ जाएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर नहीं आएगा, तो क्लस्टर सैम्पलिंग किस में आएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा। और बाकी सब प्रोबेबिलिटी में आएगा, जैसे मल्टी स्टेज, कोटा और सिंपल रैंडम, ये तीनों जो है प्रोबेबिलिटी के हैं, बाकी ये नॉन प्रोबेबिलिटी का है। इट रिफर्स टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड जर्नल्स, पुस्तकों, रिपोर्टों, दस्तावेजों और पत्रिकाओं की जानकारी से प्राप्त संदर्भ क्या है, ये सेकेंडरी डेटा में आता है। प्राइमरी डेटा वह डेटा जो डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से लिया जाता है, डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से लिया जाने वाला डेटा प्राइमरी होता है, और जो किसी जर्नल में, किसी बुक में पब्लिश हुआ है उसको सेकेंडरी डेटा। बट ऐसा डेटा जो एक आम इंसान नहीं कर सकता बिना सरकार के मदद से, बहुत मास लेवल का डेटा है, तो वो भी प्राइमरी डेटा होता है। जैसे जो जनगणना है वो प्राइमरी डेटा में आ जाता है, बट आप इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे तब समझ में आएगा, बहुत जगह इसको सेकेंडरी बोल देते हैं। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रसार का माप क्या है, इसको रेंज बोलते हैं जो डिस्पर्जन का है। बट अगर इसमें ये दोनों देखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, तो दोनों ये भी डेविएशन भी यानी कहाँ से कहाँ तक डेविएट हुआ है, तो ये एक हिसाब से परास ही है यानी रेंज ही है, तो ये तीनों हो जाएंगे ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पायलट स्टडी इज डन टू, पायलट स्टडी किसके लिए किया जाता है, टेस्ट द रिसर्च टूल्स, जो हम सपोज करो कोई आपने स्टार्ट किया है रिसर्च करना या प्लान किया है, और उसकी पॉपुलेशन जो आपने रखी है 200 लोगों से डेटा लेना है, आपने कोई स्केल या कोई टूल या क्वेश्चनर डेवलप किया,
अब वो क्वेश्चनर आपके जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के वो कितना फुलफिल होंगे, उस ऑब्जेक्टिव पे कितना जो है सटीक बैठेगा, वो आपका जो आप जानना चाहते हैं उस रिसर्च से वो कितना सटीक बैठेगा, इसको जानने के लिए पायलट स्टडी किया जाता है। यानी स्टार्टिंग के 5-10 लोगों पे अनुसंधान करके और फिर उसका रिजल्ट देखा जाता है कि वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं पायलट स्टडी। द इमोशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। भावना में निम्नलिखित विभिन्न घटक शामिल होते हैं। क्या होता है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, फिजिकल अराउजल होता है और बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है, तीनों होते हैं। 128 द साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड द पायनियरिंग थियरी ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे का थियरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है। बाकी अल्बर्ट बंडूरा, विलियम जोन्स, एरिक एरिक्सन, ये तीनों की अलग अलग, जैसे एरिक एरिक्सन का क्या है, साइको सोशल स्टेजेस हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। अल्बर्ट बंडूरा एक बिहेवियरिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सीज अ नियर हार्मोनी ऑफ पर्पस फ्रॉम नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। नीतियों और मूल्यों से उद्देश्य की करीबी सामंजस्य देखता है। तो ये कम्युनिटेरियनिज्म यानी समुदायवाद। गेटिंग अलोन विद ओन सिबलिंग्स may prepare one of getting along better with other children. This is an example of, यानी अपने भाई बहन के साथ मिलजुल कर रहना किसी को अन्य बच्चों के साथ बेहतर मिलने के लिए तैयार कर सकता है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। द माइंड मेंटल कंपोनेंट ऑफ मीन एमर्जेस आउट ऑफ, यानी मन या मानसिक घटक मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये प्रतीकात्मक संचार यानी सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशंस सच एज जॉय, एंगर, सैडनेस। तो ये जो जॉय है, एंगर है, सैडनेस है, फियर है, ये सब क्या है? इमोशंस है। और इन इमोशंस को क्या कहते हैं? इनको प्राइमरी इमोशंस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग इन विच पेरेंट्स सेट लिमिट्स एंड इन्फोर्स। यह एक पेरेंटिंग का शैली है जिसमें माता पिता सीमाएं तय करते हैं और नियमों को प्रवर्तित करते हैं। तो इसको अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग विद एल्डरली इज आइडेंटिफाइड बाय यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करने के सिद्धांत है। ये इसमें होगा सेल्फ फुलफिलमेंट, डिग्निटी, पार्टिसिपेशन। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर इज कॉल्ड। दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों को और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की करंट में है, इसीलिए संबंध विच्छेद हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप इशूज़ हो रहे हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। तो ग्रुप वर्क प्रैक्टिस का प्रिंसिपल क्या नहीं है? तो ये डोमिनेशन नहीं होता है। डोमिनेशन मतलब वशीकरण तो नहीं होगा, शुद्ध हिंदी इसका थोड़ा सा गड़बड़ है। बट जब किसी के ऊपर आप अपना जो है इच्छा, आप अपने आइडियाज़ थोपें तो उसको डोमिनेशन बोलते हैं। या किसी को जो है डेमोक्रेटिक होके बोलने ना दें तो वो डोमिनेशन है। कॉन्टीन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन ये होता ही है। प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन ये भी होता है। गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन ये भी होता है। तो ये सब प्रिंसिपल हैं ग्रुप वर्क के। बाकी जो लास्ट है वो नहीं है। द गोल ऑफ ग्रुप वर्क इज़ टू फैसिलिटेट। तो क्या होता है? चेंज लाना। जो भी ग्रुप के समूह हैं उनकी प्रॉब्लम एक ही जैसी है, तो एक दूसरे के मदद से अपने अंदर बदलाव लाना ही उसका उद्देश्य होता है। फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन ऑफन हैव स्किल डेफिसिट्स दैट कैन बी रेमेडिएटेड विद क्लिनिकल स्किल्स। तो ये कैसे होता है? असर्टिवनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन से। जिन बच्चों में फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड हैं और उनके अंदर कोई किसी तरीके से जो है स्किल की कमी है, तो इन चीज़ों से असर्टिवनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन के माध्यम से उनके अंदर स्किल एनहांस किया जा सकता है। बेसिक काउंसलिंग स्किल्स रिक्वायर्ड ऑफ अ काउंसलर आर। मतलब किसी भी काउंसलर के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए? जो मौलिक स्किल हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिसनिंग एंड नेगोशिएटिंग। सुनने की और बातचीत करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये बाकी चीज़ें तो ये होनी चाहिए। लिसनिंग एंड एडवाइजिंग नहीं होना चाहिए, रेफरिंग नहीं होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए और लिसनिंग, बट ये नेगोशिएटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखोगे तो फर्स्ट पे ये होगा और सेकंड पे ये होगा। बाकी ये दोनों हो नहीं सकते, नेगेटिव टर्म है। चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम इंक्लूड्स। बाल कल्याण प्रणाली में शामिल है तो फोस्टर केयर, एडॉप्शन और फैमिली प्रिजर्वेशन, ये तीनों चीज़ें हैं। फोस्टर केयर होता है जब जो एडॉप्टेड चाइल्ड को नॉन
बायोलॉजिकल फैमिली, नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रखा जाता है। और एडॉप्शन, तो जो एडॉप्शन की प्रक्रिया है क्या है आपको पता ही है, कारा एंड सारा दो एजेंसी हैं जिनके थ्रू लीगल एडॉप्शन की प्रोसेस होती है। कारा मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी और सारा मतलब स्टेट एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी। द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस इन अ क्रिएटिव मैनर इज टर्म्ड एज, तो इसको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बोलते हैं। डिस्चार्ज एंड आफ्टर केयर प्लानिंग इज़ वन ऑफ द प्राइमरी टूल्स, तो डिस्चार्ज मतलब छूट नहीं होता है, डिस्चार्ज मतलब एक हिसाब से कह सकते हो कि छुट्टी करना। और बाद की देखभाल योजना का एक मुख्य भूमिका में क्या है, तो ये है मेडिकल सोशल वर्कर का काम होता है जो आफ्टर डिस्चार्ज काउंसलिंग करता है। अगर हॉस्पिटल सेटअप में है तो डिस्चार्ज काउंसलिंग में कि फॉलोअप पे कब आना है, मेडिसिन कब कैसे लेना है, मेडिसिन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका हो जाती है मेडिकल सोशल वर्कर की। सोशल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन प्रिजन फोकस ऑन, जो सोशल वर्कर होते हैं जो प्रिजन में एम्प्लॉयड होते हैं जेल में, उनका काम सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, रिहैबिलिटेशन का, पुनर्वास का। When the clinical social worker use a theoretical framework in which the family is conceptualized as a single client unit, we call it, तो उसको क्या बोलते हैं, फैमिली थेरेपी, यानी परिवार के साथ जो संबंधों के में प्रॉब्लम आई है, यानी उस फैमिली डायनामिक्स में काम करना। अब फैमिली डायनामिक्स में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, रोल स्ट्रेन, रोल बर्डन, तो तरीके की कमी हो सकती है। उस कमी को आइडेंटिफाई करके और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको बताना कि ये चीज़ों में सुधार करो, तो आपकी फैमिली में जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। द क्लिनिकल सोशल वर्कर इन स्कूल, मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कैरीज आउट, क्या करता है, साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मनोसामाजिक। ग्रुप मीन्ट टू यूज ग्रुप इंटरेक्शन एंड प्रोग्राम एक्टिविटीज़ टू मॉडिफाई बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज ऑफ मेंबर्स ऑफ कार्ड, समूहों को समूह अंतरक्रिया और कार्यक्रम गतिविधियों का उपयोग करके सदस्यों के व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं और को संशोधित करने के लिए क्या होते हैं, रेमेडियल ग्रुप्स होते हैं, यानी उपचारात्मक समूह। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द ईयर 1948, यानी जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कह लो जो डिक्लेयर हुआ वो हुआ 1948 में। द पावर ऑफ a court to entertain a petition or proceeding and execute such order as may consequently pass discard, एक न्यायालय की शक्ति जिसे एक याचिका या प्रक्रिया को संवादित करने और ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति कहा जाता है जो फिर से पारित किया जा सकता है, उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, प्रादेशिकता, यानी किस कोर्ट में होगा। आपका अगर किसी कंपनी के साथ कोई इश्यूज होता है तो कंपनी अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन, रूल रेगुलेशन लिखा रहता है, वो कहता है कि जो भी अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो इस फला ज्यूरिसडिक्शन में ही आपको आना पड़ेगा, हम चल के नहीं आएंगे। क्योंकि पता लगता है आपको प्रॉब्लम है कोलकाता में, आप कोलकाता के हैं और आपको किसी पर्टिकुलर दिल्ली की कंपनी से इशू है और आपने कोलकाता में बुला लिया, तो ऐसा नहीं होगा, उसको आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा। कुछ ऐसा इसीलिए वो डिसाइड करके पहले से रखते हैं। दिस थियरी प्रपोजेज दैट पीपल हु एज सक्सेसफुली आर those who carry forward the habits, preference, lifestyle and relationship from mid life into late life, यानी यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि लोग सफलतापूर्वक बूढ़े होते हैं वह जो आधी जिंदगी से लेकर वृद्धावस्था में आगे की आदतें, पसंद, जीवन कौशल, संबंधों को ले जाते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी थियरी, सत्यता सिद्धांत। इट रेफर्स टू मेंटेनिंग कोहेरेंस इन इंटरप्रेटिंग एनी सिचुएशन, इसका मतलब है किसी भी स्थिति का व्याख्यान में संगठन सुनिश्चित करना, उसको कम्युनिकेशन। अ मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार कला को स्वाध्याय करने के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है क्लैरिटी, स्पष्टता। द प्लानिंग फॉर फॉर्मिंग अ ग्रुप इन पर्टिकुलर शुड फोकस ऑन, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखना है कि समूह का आकार कितना है, कंपोजिशन कितना है उसका, और प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब इसलिए ज़रूरी है कि ग्रुप होमोजीनियस होना चाहिए। अगर बेहतर उसमें इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो ग्रुप मेंबर्स की जो प्रॉब्लम है वो सेम होनी चाहिए, यानी एक रूपता होनी चाहिए उनमें। लर्निंग थ्रू इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज टर्म, अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से सीखना क्या कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं। द रिपोर्ट फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल केस इज कॉल्ड, पुलिस द्वारा
एक पहचाननी मामले में के आरंभ में संबंध में पहली रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बाकी आप देख सकते हो SIR सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, DIR डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, MIR मेजर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इन तीनों का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए रघुराम राजन जी को अवार्ड दिया गया था। इज़ अ सोशल वर्क वैल्यू एंड आल्सो थेरेपेटिक टेक्निक। तो क्या है? अटेंडिंग, जो यानी ध्यान देना, अटेंशन देना, एक सोशल वर्क की वैल्यू और थेरेपेटिक टेक्निक है। EcoMap is a tool for getting complex data organized for assessment and intervention. Next, expressing repressed emotion in a safe environment frequently relieves tension. This process is called catharsis. Catharsis किसने दिया है? तो catharsis given by Sigmund Freud। और ये कैथारसिस क्या होता है? ये होता है वेंटिलेशन ऑफ इमोशन। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को फ्रीली व्यक्त करना ही कैथारसिस है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट मेंटेन्ड वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ सुसाइड और डेंजर दैट अ क्लाइंट में हार्म अदर्स। तो ऐसे कंडीशन में हम, हमारी ये प्रिंसिपल है कि हम जो भी क्लाइंट बता रहा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। बट अगर कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ हमको ब्रीच करनी पड़ती है यदि पेशेंट सुसाइडल है, यानी वो सुसाइड कर सकता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स बताए हैं जिससे वो सुसाइड करने का प्लानिंग कर रहा है, तब हम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हैं। या होमिसाइडल है, किसी को या अपने घर वालों को या खुद को मारने के बारे में सोच रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कंसर्न फैमिली और कंसर्न अथॉरिटी दोनों को हम ये जो इन्फॉर्मेशन देगा उस पर कैसे मेंटेन करना है, बचाना कैसे उसको, ये हम आगे शेयर कर देते हैं। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करनी पड़ती है। अ प्रोसेस थ्रू विच वन गेट्स कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर टू रीच द गोल इज कॉल्ड। इसको एम्पावरमेंट बोलते हैं, सशक्तिकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1974? 1974 में कौन सी पॉलिसी लाई गई थी? नेशनल पॉलिसी एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन, यानी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 1974 में। अफेजिया इज़ अ लॉस ऑफ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस और कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज। अफेजिया में, जो कि एक मेंटल इलनेस के, एक टाइप के मेंटल इलनेस में ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं जब पेशेंट बहुत कम बोलता है या बोलने का कोशिश करेगा तो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, उसको अफेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर यंग वीमेन टू ऑप्ट फॉर प्रोस्टिट्यूशन? नहीं, इसमें ये पूछा गया है कि महिला वेश्यावृत्ति का चयन करती हैं, उसमें से सबसे बड़ा कारण क्या है? तो अपॉर्चुनिटीज़ इन फिल्म्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों मेजर रीज़न है जिनके वजह से कोई भी महिला वेश्यावृत्ति को अपना एक रोज़गार चुन लेती है। इंटेलिजेंस इज़ अ जनरल मेंटल कैपेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रीजन, प्लान, थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कॉम्प्रीहेंड आइडियाज़ एंड लर्न। तो बुद्धिमत्ता ही एक ऐसी चीज़ है जो एक सामान्य मानसिक क्षमता है जिसमें तर्क करने, योजना बनाने या विचार अमूर्त रूप से समझने, विचारों को समझने और सीखने की क्षमता शामिल है। द सुप्रीम कोर्ट is the ultimate interpreter of the constitution as well as the laws of the land is the court of appeals for the nation। यानी संविधान और देश के कानूनों के अंतिम व्याख्याता और राष्ट्र के लिए अपील का न्यायालय है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सिम्टम्स सच एज आइडियाज ऑफ रेफरेंस, feelings of persecution, suspiciousness and rigid opinions and attitude are seen in the condition called। तो ऐसे लक्षण जैसे संदर्भ की विचारों, अत्याचार की भावना, संशय और डिप्रेशन, ये होता है पैरानोइया में, और जो कि पैरानोइया एक स्किज़ोफ्रेनिया के ही सब टाइप्स में आते हैं। पैरानोइया, स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर हो जाता है, बट पैरानोइया एक टाइप का इस डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स हैं जो बेसिकली पैरानोइया में पाए जाते हैं। डिप्रेशन में वर्थलेस, हेल्पलेस, ये सब कंडीशन आ जाता है। और हाइपोमेनिया में इंसान बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, बहुत हाई एनर्जी फील करने लग जाता है और बहुत चटक मटक कपड़े पहनने लग जाता है, जो कि BPAD का एक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का एक टाइप होता है हाइपोमेनिया। इनेबलिंग
फैक्टर्स ऑफ एम्पावरमेंट आर, सशक्तिकरण के सक्षम कारक हैं वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। जब एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन होगा तो आप सशक्त हो ही जाएंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 नवंबर इन विच ईयर, तो 1950। तो 26 नवंबर 1950 को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। द फर्स्ट लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड देयर आवर्स ऑफ वर्क वाज द, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948। टोकन इकॉनमी डेवलप्ड बाय एलोन एंड एजरिन, तो एलोन एंड एजरिन जो है ये इन्होंने टोकन इकॉनमी दिया था जो हम बिहेवियर थेरेपी में यूज़ करते हैं, और इसको कंटिजेंसी मैनेजमेंट भी बोला जाता है। कॉग्निटिव थेरेपी इज़ एन, कॉग्निटिव थेरेपी क्या है, एक इंटीग्रेटिव थेरेपी है दैट एम्फसाइज रिकॉग्नाइजिंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स एंड माल एडेप्टिव बिलीव्स। Which of the following approaches assume that an individual's life is influenced by family, school, work environment and culture? तो ये सिस्टम अप्रोच कहता है कि अगर ये चारों चीज़ों में कोई गड़बड़ होगा तो किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आएगा, यानी ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं उसके व्यवहार को बदलने में। अ होम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी टेरिटरी, यानी प्राथमिक स्कूल जो है एक घर को ही बोला गया है, इसीलिए प्राइमरी टेरिटरी भी उसको कहते हैं। द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर, अब इसमें 1998 दिया है बट ये पर्सन विद डिसेबिलिटी था, अब क्या आ गया है, RPWD एक्ट। RPWD यानी राइट शब्द जोड़ दिया गया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये 2016। 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है टोटल। एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, साउंड, फ्लुएंसी, वॉइस, ये मतलब वाणी, ध्वनि, धारणा और आज के आघात को क्या कहा जाता है, तो उसको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर कोई ठीक से बोल नहीं पा रहा है, जिसमें स्टमरिंग है, मतलब हकलाना है या कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाना, तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। कार्ल रोजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हैज़ बीन इमेंस इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ, किसमें, साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा। सोशल रिलेशंस इन अर्बन एरियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाई, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका ए और बी क्या था ये तो मुझे भी नहीं याद है, इसमें आई थिंक गड़बड़ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सोसाइटी, शिकार और संग्रह समाज, यानी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन समाजों के सबसे प्राथमिक प्रकार हैं, तो स्टार्ट ही ऐसा हुआ था समाज से कि शिकार करना और इकट्ठा करना, वहीं से क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जो कि कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है कि जब लोग इकट्ठा करने लग गए तो वहीं से जो है रिसोर्सेज के ऊपर जिसका ज़्यादा कब्जा रहा वही जो है उसका एक हिसाब से उस पर एक छत्र राज होने लग गया, और वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और सोसाइटी जो है इस तरीके से आपस में लड़ते 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 जो है बहुत भागों में बढ़ती चली गई। सोसाइटीज़ आर द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एजेंसीज वेयर द सोशलाइजेशन प्रोसेस बिगिनस, यानी समाज सबसे पहला एक स्कूल है जहाँ पे समाजीकरण होता है किसी भी व्यक्ति का। लिसनिंग यानी सुनना इज़ अ स्किल विच इज़ अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस एक्सेप्ट दोज हु आर इम्पेयर्ड इन द स्पेसिफिक एबिलिटी। अचीव्ड स्टेटस दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय हिज और हर एफर्ट्स इज कॉल्ड, तो जो आप प्राप्त करते हो, जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आपने यूपीएससी का, आईएएस बन गए, तो जो आपको अथॉरिटी मिली है वो आप अचीव किए हो, ना कि आपको बाय बर्थ मिली है। लेकिन जब एक राजा का बेटा राजा हो जाता है तो वो एस्क्राइब्ड होता है, प्राप्त स्थिति होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ टू, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की क्या होता है, प्लानिंग फॉर मीटिंग्स, और बाकी और चीज़ें तो नहीं है, रिहेबिलिटेशन और डील विद हेल्थ इशू ये तो नहीं है। प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट हो सकता है बट बेस्ट होगा प्लानिंग फॉर मीटिंग्स। द मॉडल which is based on the economic view of decision making grounded in goals, objective, alternatives, consequences and optimality is the, वह मॉडल जो निर्णय लेने के आर्थिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें लक्ष्य, उद्देश्य, विकल्प, परिणाम और आदर्शता होती है, वो होता है रेशनल मॉडल। नेक्स्ट है पॉजिटिव सैंक्शंस यानी सकारात्मक प्रतिबंध आर रिवार्ड्स एन इंडिविजुअल इज गिवन व्हेन ही हैज़ परफॉर्म्ड हिज रोल टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रुप। सब कल्चर यानी उप संस्कृति
is found in various groups of the community which is sufficiently distinct from the main culture। यानी संविधान एक कल्चर के इस संविधान से नहीं मतलब है कि विभिन्न समूहों में पाया जाता है जो मुख्य संस्कृति से पर्याप्त रूप से विभिन्न है। यानी हर कल्चर में एक सब कल्चर होता है और जो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सफिशिएंट माना जाता है। ग्रुप डायनामिक्स कर्ट लेविन का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड बाय कर्ट लेविन, तो समूहगत की यानी कर्ट लेविन का जो है ग्रुप डायनामिक्स है। उसके बाद में इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन व्हेन री एग्जामिन्ड, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी चेक करना, प्रमाणिकता चेक करना। हॉथॉर्न स्टडी वाज कंडक्टेड बाय, हॉथॉर्न अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो ये एल्टन मेयो के द्वारा। कस्टम्स फॉकवेज आर एन एग्जाम्पल ऑफ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, रीति लोकाचार एक सामाजिक नियंत्रण के साधन का उदाहरण है, इसको इनफॉर्मल बोलते हैं, अनौपचारिक। द फर्स्ट टेस्ट स्केल डेवलप्ड बाय बिनेट एंड सिमन इन 1905 द मेजर असेस एबिलिटीज़, तो बिनेट का जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है जो बहुत फेमस है, बिनेट कॉमेट। इज़ द बेस्ट सूटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस, तो न्यूरोसिस के बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा माना गया है वो माना गया है साइको एनालिसिस। दिस लेवल मेजर्स मैग्नीट्यूड और क्वांटिटेटिव साइज यूजिंग मेजर्स विद इक्वल इंटरवल्स बिटवीन द रूल्स, इस स्तर में मात्रा सांख्यिकीय आकार के मापने के लिए उपयुक्त माप का उपयोग करते हुए बराबर अंतराल के माप का उपयोग करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरवल स्केल। नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, ये 4 स्केल हैं, इसके अलग अलग मतलब जो क्वांटिटेटिव डाटा है क्वालिटेटिव डाटा है तो उसी हिसाब से उसको हम नॉमिनल ऑर्डिनल और रेशियो और ये उसमें सेट करते हैं। गाइडलाइंस फॉर एनरिचिंग ए जॉब आर, नौकरी को समृद्ध करने के लिए दिशा निर्देश हैं, तो उपयुक्त सभी है। एस्टेब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप, एक्सपैंड जॉब वर्टिकली, ओपन फीडबैक चैनल्स। फॉलोइंग इज आर एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, तो सोशल कंट्रोल का किससे होता है, स्कूल से भी होता है, फैमिली से भी होता है, मीडिया से भी होता है। द ऑथर ऑफ बुक सोल्यूशन फोकस्ड ग्रुप वर्क विच एम्फसाइज आर ऑन सेल्फ हेल्प इज, तो ये होता है HY सिद्दीकी ने दिया है, जो सॉल्यूशन फोकस्ड ग्रुप वर्क था उसके ऑथर हैं HY सिद्दीकी। वन ऑफ द वेज इन विच द ट्रेडिशनल सोसाइटी कैन रिस्पॉन्ड टू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो सपोर्टिव रिस्पॉन्स, डिसरप्टिव रिस्पॉन्स, एसिमिलेटिव रिस्पॉन्स, ये तीनों हो जाएगा। द सोशोलॉजिस्ट हु ट्रेसेस द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म इन द डॉक्ट्राइन्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, तो प्रोटेस्टेंटिज्म में मैक्स वेबर का रहेगा ये। इन दिस 198 में, इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप द लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद हिज सबॉर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक लीडर, जो आप अपने जो है सबॉर्डिनेट से यानी अपने से नीचे कर्मचारियों से बात करके कोई डिसीजन लेता है। डाटा दैट इज डिनोटेड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू, एग्जांपल IQ स्कोर, एज, रैंक इज कॉल्ड, तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा। गेस्टाल्ट थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय, तो फ्रेडरिक पल्स, तो इस हिसाब से ये पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और बाकी का मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से और कंप्लीट कराऊँ जो पेपर है, क्योंकि पेपर को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक एक को बाइलिंगुअल करने में बड़ा मेहनत लगता है, हिंदी में इंग्लिश में, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश में करता हूँ तो हिंदी वाले नाराज़ हो जा रहे हैं और सिर्फ हिंदी में करता हूँ तो इंग्लिश वाले नाराज़ हो जा रहे हैं। दोनों में बैलेंस बनाना थोड़ा सा टफ़ है और उस पर फोकस करके मैं कर रहा हूँ। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा तो थोड़ा यही कंट्रीब्यूशन चाहिए कि जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ उस पर आपका फीडबैक दो कि कितना समझ में आ रहा है आपको। जैसे हमने इससे पहले 28 वीडियोस डाल दिए हैं, अब 29th वीडियो है, बट अभी भी मैंने देखा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है स्टार्टिंग का, फर्स्ट 5 वीडियोस जो हैं, पहले से लेके 5 वीडियोस में आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि हमको बनना क्या है और उसके हिसाब से पढ़ना क्या चाहिए, उसी को फोकस करके मैं करा रहा हूँ। लेकिन अभी भी ग्रुप में कमेंट में मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही शिली हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। हमने उन सारी क्वेरीज़ को उसमें स्टार्टिंग में क्लियर कराया हुआ है, कुछ लाइव सेशन में क्लियर कराया हुआ है, तो उसको आप देख लेंगे तो सारी क्लियरिटी दूर हो जाएगी, उसमें हमारा भी समय नहीं ख़राब होगा। बट एनी हाउ चलो, जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हो पढ़ते रहो,
और वीडियोस को देखने के बाद आप मुझे ज़रूर बताओ कि कितनी क्लियरिटी आई, और आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। और जो नया सिलेबस आया है, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उस सिलेबस पे ध्यान मत दो। सिंपल आप सोशल वर्क पे ज़्यादा फोकस करो, सोशलॉजी पे भी फोकस करो थोड़ा सा, यानी सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है आपको वो सोशल वर्क पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सोशोलॉजी, और तीसरे नंबर पे आपको साइकोलॉजी, और क्रिमिनोलॉजी सबसे लास्ट पे। तो अब क्रिमिनोलॉजी का इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, वही में उलझे रहोगे तो तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। बहरहाल आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये एफर्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और शेयर भी कर दें, जिससे जो अधिकतर ये अधिक लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था पहले, अभी कुछ दिनों से एक्टिव हुआ हूँ। तो ये फ्री होगा टोटली, 1 रुपये नहीं ले रहा हूँ मैं, फ्री है कम्प्लीटली, कोई फ़ीस नहीं है। तो फ्री में जितने से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए ये सुविधा, ज़्यादा ही बेहतर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों तो अच्छा लगेगा मुझे भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।